हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा 2003 का हिंदी प्रश्न पत्र। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है यूपी बीएड में अक्सर आते रहते हैं और बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है कुछ समय में। ये प्रश्न आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, चाहे आपका वो यूपी लेखपाल हो या फिर यूपी SSS हो या फिर यूपी पुलिस के लिए हो, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसके जो आप स्टार्टिंग के प्रश्न देख रहे हैं, इस प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए और उसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप जो है डायरेक्ट जा करके टेलीग्राम में RVC क्लासेज लिखें और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि हमारा रहेगा 56 प्रश्न। 56 प्रश्न से आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 56, यहाँ पर जो था 56 में रंग का आपको अपोजिट बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो आपको बताया था रंग का होता है धनवान। नेक्स्ट रहेगा 57 प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। उचित पद छांटना है वह बालक जिसे गोद लिया गया हो। दत्तक बोलते हैं, अंकित बोलते हैं, औरस बोलते हैं या फिर रेहंतुआ बोलते हैं। तो जो 57 का होगा सही आंसर उसका होगा ए, दत्तक पुत्र बोलते हैं, मतलब गोद लिया पुत्र। आपने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी में पढ़ा होगा कि उन्होंने एक पुत्र को लिया था दत्तक पुत्र, जो अंग्रेज़ों के नियम के मुताबिक नहीं था, इसलिए वो जो है उसको हड़पना चाहते थे और युद्ध हुआ था। तो वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको हम बोलते हैं दत्तक पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, तो उसको हम बोलते हैं आशुतोष, दंभी, दुराध या फिर क्रोधी। तो जो 58 का आंसर होगा सी होगा। 58 का क्या होगा? सी होगा, दुराराध्य। दुराराध्य इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रायश्चित बोलेंगे, या फिर उसको हम बोलेंगे पश्चाताप, या फिर बोलेंगे प्रताड़ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 59 का होगा ए, प्रायश्चित। मतलब जो हमने कुछ गलत किया और उसके बाद हमें प्रायश्चित है कि हाँ हमने दुख किया है, गलत किया है, तो होता है प्रायश्चित। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना उसको हम बोलते हैं प्रायश्चित। 60वां प्रश्न है जिसका इलाज न हो सके। असाध्य, दुसाध्य, क्लिष्ट या फिर अशोच। तो जो 60वां प्रश्न है उसका आंसर होगा ए, असाध्य बीमारी आपने सुना होगा, तो जिसका इलाज ना हो सके उसको हम बोलते हैं असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 61वां, जो धन को व्यर्थ मतलब व्यर्थ व्यय करता हो, फालतू का धन खर्च करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कृपण। कृपण तो कंजूस को बोलते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा। मितव्यय, मितव्यय बोलते हैं जो अपना धन को अपने अच्छे से खर्च करता है, जहाँ जरूरी हो वहाँ खर्च करता है। अल्पव्यय, अल्पव्यय भी वही होता है जो कम खर्च करता है। और अपव्यय मतलब जो फालतू का धन खर्च करता रहता है उसको हम बोलते हैं अपव्यय। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं 2003 के बीएड एग्जाम में, और अभी हाल ही में कुछ समय बाद यूपी बीएड का एग्ज़ाम होगा। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है हमारे प्रश्नों को ज़रूर देखें और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। 62 क्वेश्चन रहेगा 62वां प्रश्न, जो काम न करना चाहे उसको हम क्या बोलेंगे? आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य या फिर दुष्कर हम बोलेंगे। तो जो 62वां प्रश्न रहेगा इसका आंसर रहेगा सी, अकर्मण्य। जो काम नहीं करना चाहता उसको हम बोलते हैं अकर्मण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे न देख सकें और न सुन सकें और न छू सकें, उसको हम क्या बोलेंगे? जिसे देख नहीं सकते उसको तो आप बोलते होंगे अदृश्य, लेकिन जिसे हम न सुन सकें और जिसे न हम सुन भी सकें उसको हम बोलते हैं अगोचर। यहाँ पर अदृश्य गलती से मत लगा देना, आंसर होगा डी, अगोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 64 है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित करें। मतलब ये शब्द जो है किस प्रकार का रहेगा आपको बताना है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 64 का सी होगा, संयुक्त वाक्य। इसमें दो वाक्य जुड़े हुए हैं, मजदूर मेहनत करता है और दूसरा उसके लाभ से वंचित रह जाता है, किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है। इसमें दो वाक्य जुड़े हुए हैं, संयुक्त वाक्य रहेगा यह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 65, जिधर कुआं दिखाई दिया
सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। ये किस प्रकार का वाक्य रहेगा? सरल वाक्य रहेगा, संयुक्त वाक्य रहेगा, मिश्र वाक्य रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो 65 क्वेश्चन है ये आंसर रहेगा सी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और। किस प्रकार का वाक्य रहेगा आपको बताना है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर रहेगा सी, मिश्र वाक्य। मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और, ये मिश्र वाक्य का प्रकार है। नेक्स्ट है, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। सरल वाक्य कौन सा रहेगा? तो 67 जो आंसर है ये रहेगा सी, मिश्र वाक्य। सत्संग करो, सदाचारी बनो। जो 68 का सी होगा, विधिवाचक होता है इस प्रकार का वाक्य। फिर है 69, प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या फिर संयुक्त वाच्य। तो 69 का आंसर होगा डी, संयुक्त वाक्य। अब जो आप आगे देख रहे हैं इसमें कुछ वाक्य जो है शुद्ध रहेंगे और बाकी जो है अशुद्ध रहेगा। एक वाक्य शुद्ध रहेगा, बाकी अशुद्ध रहेगा। तो यही क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन है 70वां क्वेश्चन रहेगा, वह दंड देने योग्य है, या फिर वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। तो जो 70 का रहेगा आंसर बी रहेगा, वह दंड के योग्य है, ना कि वह दंड पाने के योग्य जो भी आप देख रहे हैं। तो जो इसका आंसर होगा बी होगा, वह दंड के योग्य है, इसका जो है सही आंसर रहेगा। 71वां प्रश्न है, भारत में अनेकों जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, या फिर भारत में अनेक जाति हैं। तो जो 71वां क्वेश्चन रहेगा वो आंसर रहेगा बी, भारत में अनेक जातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 72, फल बच्चे को काटकर खिलाओ। क्वेश्चन ये कई बार आया है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, आप इनको समझने का प्रयास करें। बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, या फिर काटकर फल बच्चे को खिलाओ। तो जो 72 है उसका सही आंसर है सी, बच्चे को फल काटकर खिलाओ। इसका जो है बच्चे को फल काटकर खिलाओ, इसका जो है सही आंसर रहेगा। फिर है 73वां क्वेश्चन, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, या फिर उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। तो जो 73वां प्रश्न रहेगा इसका आंसर रहेगा बी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 74, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर कल आएँ, पाठ पढ़कर आइए कल, या फिर डी, कल पाठ पढ़कर आइए कल। तो जो 74 क्वेश्चन रहेगा इसका आंसर रहेगा बी, पाठ पढ़कर कल आएँ। 74 का क्या रहेगा? 74 का रहेगा बी, पाठ पढ़कर कल आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। जो ऑप्शन देख रहे हैं कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी हुई हैं, उनका उचित विकल्प चुनना है आपको। अंगूठा दिखाना मतलब क्या हो सकता है इसका? देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना, या फिर धोखा देना। तो जो 75 का जो सही आंसर होगा, देने से इनकार करना, मतलब आप किसी से कुछ मांगो और वो आपको अंगूठा दिखा दे। तो इसका आंसर मतलब होता है अंगूठा दिखाना, मतलब देने से इनकार कर देना या फिर साफ मना कर देना। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना का आंसर क्या होगा? अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, या फिर अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, या फिर भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। तो ये आंसर होगा डी, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आँख लगना, आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, या फिर प्रेम होना। तो आँख लगना मतलब नींद होना, ये तो बहुत कॉमन है, आपने जरूर सुना होगा, आँख लग गई बोलते हैं। फिर है 78, औंधी खोपड़ी मतलब कुछ निर्णय न कर पाना, मूर्ख होना, या फिर किंकर्तव्य विमूढ़ होना, या इनमें से कोई नहीं। तो 78 का होगा बी, मूर्ख होना, इसका जो है सही आंसर होगा। औंधी खोपड़ी मतलब मूर्ख होना। 69 है 79 कान का कच्चा। कान का कच्चा होता है मतलब जिसको आपने कुछ कहा दूसरे के बारे में और वो उसको तुरंत यकीन कर ले। तो इसको कम सुनने वाला, बहरा, या फिर कोई बात सुनकर उसे पचा न सकने वाला, या फिर शीघ्र विश्वास कर लेने वाला।
तो 79 का होगा डी, शीघ्र विश्वास कर लेने वाले को हम बोलते हैं कान का कच्चा। नेक्स्ट है 80, घाट घाट का पानी पीना, मतलब मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, या फिर तीर्थ यात्रा करना, या फिर अनुभवी होना। तो इसका आंसर होगा डी, अनुभवी होना। आपने सुना होगा, बोलते हैं हमने घाट घाट का पानी पिया है, मतलब क्या है कि काफ़ी अनुभव है, ना कि मारे मारे फिरे हैं इधर उधर या तीर्थ यात्रा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 81, आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार मतलब कोई मुसीबत जो है खुद जो है लेना, मोल लेना। तो जो 81 है ऑप्शन है जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, इसका जो है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट रहेगा ढाक के वही 3 पात होना। ढाक के वही 3 पात होना, यत्नपूर्वक रखना, सदा एक सा, उटपटांग काम करना, या फिर अनुरूप बनना। तो 82 का आंसर होगा बी, सदा एक सा। ढाक के वही 3 पात होना मतलब सदा एक सा रहना, इसका जो है सही आंसर होगा। फिर है 83, 99 के फेर में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना मतलब धन कमाने में लगे रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, या फिर परिवार के झंझटों में फंसे रहना। तो जो 83 है उसका आंसर रहेगा ए, धन कमाने में लगे रहना, इसका जो है सही आंसर रहेगा। ये मत सोचना कि परिवार के झंझटों में फंसे रहना, उसको हम बोलेंगे 99 के फेर में पड़े रहना। नेक्स्ट है 84, हथेली पर सरसों नहीं जमती। इसका आंसर क्या होगा? सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं, या फिर काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, या फिर सफलता समय पर आती है, या फिर हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। तो 84 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। इसका आंसर है 84 का बी। नेक्स्ट है 85, हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा होए। मतलब कोई कुछ खर्चा न करो, कुछ काम न करो और रंग भी अच्छा मिल जाए, मतलब उसका फल भी अच्छा मिल जाए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ऑप्शन है बिना मेहनत फल पाना, या मुफ्त में काम करने की इच्छा करना, साधारण मेहनत से काम अच्छा कर लेना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 85 है उसका आंसर रहेगा ए, बिना मेहनत फल पाना, इसका जो है सही आंसर होगा। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा होए, बिना मेहनत फल पाना, इसका जो है 85 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे रस राज कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन है निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, या फिर विभत्स रस। तो जो 86 का आंसर होगा ए, श्रृंगार रस, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, निर्देश 89 से 91 के लिए। लिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करना है। तो ऑप्शन है वीथी विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो विभावरी, अभी आपको मैं पिछले कुछ क्वेश्चन में मैंने बताया था कि विभावरी जो होता है रात को बोलते हैं। तो इसमें कौन सा आपको अलंकार है बताना है। उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है, या फिर उपमेयोपमा है। तो जो 89 का होगा सी होगा, रूपक अलंकार यहाँ पर रहेगा। रूपक अलंकार यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है फूले कास सकल महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो 90 का जो है ऑप्शन उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है, या फिर श्लेष है। तो आप यहाँ पर एक शब्द देख रहे हैं, ट्रिक है याद करने की, जनु जानो मनु मानो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 91 क्वेश्चन है, या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। तो जो ऑप्शन है रूपक, यमक, उपमा, या फिर उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर रहेगा बी, यमक अलंकार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अधरान जो है 2 बार आए हुए हैं और दोनों के अर्थ जो है अलग अलग हैं। नेक्स्ट है 92 से 100 के लिए इंस्ट्रक्शन। निम्नलिखित शब्दों में से दी गई रचना के रचयिता के नाम लिखना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न रहेंगे और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। गबन किसकी रचना है? तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसमें से कोई शक नहीं होना चाहिए कि गबन के बारे में किसको न पता हो। नेक्स्ट है 93, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गांधी, या फिर केशवदास। तो 95 का जो आंसर रहेगा बी रहेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है 94, चित्रलेखा किसकी रचना है? यशपाल की, भगवती चरण वर्मा की,
सुमित्रानंदन पंत की या फिर अमृतलाल नागर की। तो जो 94 क्वेश्चन रहेगा इसका सही आंसर रहेगा बी, भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट है यामा किसकी रचना है? तो यामा का नाम आपने जरूर सुना होगा। यामा किसकी रचना है? मीराबाई की, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो इसका आंसर रहेगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है गीतांजलि के रचयिता कौन है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, जिसको हम बोलते हैं महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर कल्हड़। तो इसका आंसर रहेगा 96 का सी रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, इसलिए कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 97 क्वेश्चन रहेगा, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? तो आंसर रहेगा सी, मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। 98 है, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी है? तो जो 98 क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर रहेगा ए, प्रणय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 99, नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो 99 प्रश्न का आंसर रहेगा सी, तुलसीदास की ये रचना है, ये रामायण से लिया गया है। तो इसका आंसर तुलसीदास। फिर है ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? जो पदावली रचना है कोकिल विद्यापति की, किस भाषा में लिखी गई है? तो ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के वीडियो में हमने लगभग 50 प्रश्न डिस्कस करे हैं, जो कि यूपी बीएड 2003 से लिए गए हैं। ठीक है, तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार की अन्य वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।